नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। आप देख रहे हैं 36 शहर 36 खबर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जवानों को मिली बड़ी सफलता की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया और एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। मौके से मारे गए नक्सलियों के शव, हथियार बरामद कर लिए गए हैं। और आपको बता दें कि बासागुड़ा थाना गंगालूर थाने की सीमा पर अब भी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्नर ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो देखिए, एक तरफ तो बड़ा देखिए कैडर जो था नक्सली का वो मार गिराया गया गरियाबंद में, और दूसरी तरफ बीजापुर में मुठभेड़ हो रही है। गंगालूर इलाके में बड़ी मुठभेड़ इस वक्त जारी है। अब तक 2 नक्सली इसमें ढेर किए गए हैं, लेकिन खबरें जो हैं आगे निकल कर आ सकती हैं, बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग लगातार जारी है। डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों को चौतरफा घेर रखा है और कई बड़े नक्सली यहां पर छिपके बैठे हो सकते हैं। 2 नक्सली अब तक ढेर किए गए हैं। गरियाबंद में 10 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर कल से लेकर आज तक में छत्तीसगढ़ में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसमें 1 करोड़ का इनामी बाल कृष्ण भी शामिल है। तो शुक्रवार की सुबह यानी कि आज से जवानों ने 2 नक्सलियों को बीजापुर में मार गिराया। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में दोनों नक्सलियों के शव बरामद भी कर लिए गए हैं और मौके से 303 राइफल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट लेकर गणेश मिश्रा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे खबर पर? सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, 2 नक्सली ढेर किए गए थे सुबह, क्या आंकड़ा बढ़ा है? देखिए, जिस इलाके में बीजापुर का जो इलाका है, गंगालूर इलाका, जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, सुबह से ही लगातार नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अपडेट है, बड़ा अपडेट इस वक्त जो है, थोड़ी देर पहले हमारी जो बात है बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव से हुई थी। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ खत्म हो चुका है, 2 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, परंतु अब भी उस इलाके में ऑपरेशन जारी है। यानी कि जवान अब भी उस इलाके में मुस्तैद है, तैनात है, जवान इस समय भी उसी इलाके में मौजूद है। यानी कि देखिए, जहां पर मुठभेड़ हो रही थी उस इलाके में, जहां पर 2 नक्सलियों को आज मार गिराया गया था, वहां मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। परंतु जो और इलाके हैं, जिन इलाकों को टारगेट करके जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो इलाकों में जवानों की अपनी मौजूदगी है। परंतु जिस तरीके से जवान अब भी उधर है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि मुठभेड़ खत्म हो चुकी है या ऑपरेशन खत्म हुआ, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। परंतु जिन 2 नक्सलियों को जिन जवानों ने मार गिराया था, वो जवान अब लौट चुके हैं, जिला मुख्यालय बीजापुर लौट चुके हैं। दोनों शव भी बीजापुर पहुंचाए गए हैं। थोड़ी देर पहले ही जो जवान है वापस बीजापुर के लिए पहुंच चुके हैं। जी, क्या जो नक्सली मारे गए हैं गणेश, उनकी शिनाख्त हो पाई है? कौन सी कैडर के नक्सली थे? क्या इन पर भी नाम घोषित था? ये देखिए, अमूमन जब भी ऐसे मुठभेड़ होते हैं, मुठभेड़ के बाद जो सरेंडर नक्सली होते हैं या फिर गोपनीय सैनिक होते हैं, उनके माध्यम से इनकी शिनाख्ती की जाती है। जो नक्सल सरेंडर करके वापस मुख्य धारा जोड़ते हैं, तो जब बीजापुर के शवों को ले जाया जाएगा, वहां उनकी शिनाख्ती कराई जाएगी, पहचान कराई जाएगी। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि जो नक्सली मारे गए हैं वो किस कैडर के थे और या उन पर कितना इनाम था। जी, तो बिल्कुल देखिए, शिनाख्त जब होगी तब जाकर पता चलेगा कि आखिर ये नक्सली कौन है जिनको ढेर किया गया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी टीम नक्सलियों की वहां पर छिपी हुई थी, जैसा कि आपने जानकारी दी थी। सुबह भी बताया था कि पहले भी इस इलाके में ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन कुछ नक्सली छिपने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद आज एक बार फिर से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। लेकिन आज का ऑपरेशन खत्म, फिलहाल की मुठभेड़ खत्म, पर सर्च आगे भी सर्चिंग होती रहेगी, सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा, कहना है पुलिस का। बहुत शुक्रिया आपका गणेश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। अब चलिए बात हम करते हैं आगे बढ़ते हुए कवासी लखमा की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ा झटका दिया। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। लखमा पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप है बेहद गंभीर है, आर्थिक अपराध, और जांच अभी भी लगातार जारी है। लखमा की अगर रिहाई होती है तो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा बना रहता है। आपको हम बता दें कि लखमा को 15 जनवरी 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभी वो रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। आरोप यह है कि 2019 से लेकर 2023 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी और वो कैबिनेट में आबकारी मंत्री थे, तब उन्होंने FL10A लाइसेंस नीति लागू की, और यही नीति जो है वो उनको जेल तक पहुंचा रही है। अवैध शराब व्यापार को बढ़ाया गया, इस दौरान ये आरोप है कवासी लखमा पर।
ईडी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे और ऐसे में कुल मिलाकर उनको 72 करोड़ रुपए शराब सिंडिकेट ने दिए हैं। तो लखमा की जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही एक बड़ा झटका लगा। रायपुर के सेंट्रल जेल में वो बंद है। उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, उनकी याचिका खारिज कर दिया है। उनको जमानत नहीं मिलेगी और ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि अगर जमानत दे दी जाती है, उनको बेल मिलती है, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, गंभीर आर्थिक अपराध है उनके ऊपर। और क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से, क्या निर्देश हुए हैं, सुनवाई के दौरान क्या हुआ, समझते हैं। पंकज गुप्ते हमारे संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बड़ा झटका कवासी लखमा को लगा, मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं एक बार फिर से उनकी। जी, निश्चित तौर पर कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से। जैसे ही इनके मामले पर उन्होंने जो अपनी जमानत याचिका दायर की थी, उस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। अंततः इसमें जो फैसला आ गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर जो पहले अजिरा किया गया था, ईडी की तरफ से दावा किया गया था कि एक बड़ा सिंडिकेट है पूर्व आबकारी मंत्री का, जो उसमें उनको हर महीने करीबन 2 करोड़ मिलते हैं। कुल मिलाकर के अब तक उनको 72 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये सारी चीज को लेकर के बताया गया कि अगर इनको जमानत याचिका मंजूर कर ली जाती है, इनको जमानत दे दी जाती है, तो ये इनके बाहर आते ही जो गवाह है वो उनको प्रभावित किया जाएगा और जो साक्ष्य है उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। क्योंकि अभी ये जेल में है और अभी इनको लगातार इनका अभी मामले में जांच चल रही है। इस कारण हाईकोर्ट ने भी माना है कि अगर इनको जमानत दे दी जाती है, तो निश्चित तौर पर इनका जो साक्ष्य है उनसे छेड़छाड़ हो सकते हैं। लिहाजा हाईकोर्ट ने ईडी के दलील को पूरी तरीके से समझा और माना, साथ साथ कवासी लखमा के जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो यह माना जा सकता है कि कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल अभी वो जेल पे ही रहने वाले हैं। जी पंकज, ये भी बताएगा कि कवासी लखमा की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने क्या दलीलें दी थी, किस आधार पर जमानत अर्जी लगाई गई थी, क्या कुछ कहा गया कोर्ट में? जी देखिए, जिस तरीके से कवासी लखमा के द्वारा जमानत याचिका लगाई गई थी, उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि जो उनको जो ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण द्वेष से उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका हाथ किसी प्रकार से नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में अपने सब कुछ दलील रखे और साथ तक बताया कि लगातार जो सत्ता दल है वो उनको टारगेट कर रही थी। इसी कारण ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से राजनीतिक दल लगातार दुरुपयोग करने का बात करते हैं कि जो सीबीआई है, ईडी है और आईटी है, इनका जो बीजेपी है लगातार दुरुपयोग कर रही है। इसी कारण जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इस कारण राजनीति के चक्कर में इनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो ईडी ने अपना जो दावा किया है कि जो 2 करोड़ रुपए प्रति माह इनको मिल रहा था, 72 करोड़ मिला है, इस कारण इनको जमानत देना उचित नहीं है। तो कोर्ट ने भी माना कि अगर इनको जमानत दे दी जाती है तो ये जाकर के बाहर में अपने गवाहों को प्रभावित करेंगे। जी तो बिल्कुल देखिए, 8 महीने से कवासी लखमा जेल में बंद है, उनको आज भी राहत नहीं मिली, जमानत याचिका खारिज हुई। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी के लिए। तो कवासी लखमा की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा, जमानत याचिका उनकी जो है खारिज कर दी गई। जमानत नहीं मिलने से अब फिलहाल उनको जेल में ही रहना होगा। आगे क्या कदम उठाते हैं देखने वाली बात होगी। आंगनबाड़ी, जहां पर देखिए छोटे बच्चों को शुरुआती ज्ञान लेने के लिए भेजा जाता है, वहां का क्या हाल है अब आपको वो दिखाते हैं। बच्चे जिस आंगनबाड़ी में खेलने के लिए जाते हैं, जहां पर बच्चों को पोषण आहार मिलता है ताकि बच्चे स्वस्थ हों, लेकिन कोरबा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इसके बिल्कुल उल्टा है। बनखेता से तस्वीर सामने आई है, संवेदनहीनता की हदें पार हो गई। आंगनबाड़ी में पढ़ने और खेलने आने वाले मासूम बच्चों से सहायिका की अनुपस्थिति में बर्तन धुलवाए गए। यह बाकायदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौजूदगी में हुआ, क्योंकि उन्होंने ही कहा था बच्चों को फटकार के डर से नन्हे मुन्ने बच्चे मजबूरन ये काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की उम्र में और खेलने की उम्र में हाथों में बर्तन लेकर ये बच्चे बर्तन साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीर में सहायिका भी नजर आ रही है, ये महिला जो कि दिखाई दे रही है तस्वीर में, और इस महिला की मौजूदगी में बच्चों से बर्तन साफ करवाए गए हैं। क्योंकि देखिए सहायिका नहीं पहुंची थी, इसलिए आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता थी उन्होंने बच्चों को ही बर्तन थमा दिए। जिस हाथ में पेन पेंसिल होनी चाहिए, उन हाथों में साबुन और बर्तन थमा दिए गए कि आप अगर मध्याह्न भोजन कर रहे हैं, अगर आप आंगनबाड़ी में खाना खा रहे हैं तो आपको बर्तन साफ करना होगा। उमेश यादव कोरबा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता। उमेश जी, जो तस्वीर सामने आई है न सिर्फ व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती बल्कि मानवीयता पर भी सवाल खड़े करती कि इतने छोटे बच्चे नौनिहाल जो आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं ताकि उनके ज्ञान का स्तर बढ़ सके, वो कुछ सीख सकें, खेलें, बढ़े, पढ़े, लेकिन
क्या कराया जा रहा है उनसे? बर्तन धुलवाया जा रहा है। क्या इस वीडियो पर किसी ने संज्ञान लिया? कोई कार्रवाई की गई अब तक? आगे की बात है कि नौनिहालों से जिस तरह से बर्तन धुलाया जा रहा है और तमाम चीजें जो हुई है, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली दफा ऐसी घटना नहीं हुई है। यहाँ यह लगभग सभी दिनों यही स्थिति रहती है कि यहाँ बच्चों से बर्तन धुलवाया जाता है, साफ सफाई की जाती है। पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं यहाँ की जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनकी भी लापरवाही कही जा सकती है कि वैसी मॉनिटरिंग नहीं होती कि आखिर बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे कितने आते हैं। बताया जाता है कि वहाँ दर्ज संख्या 50 है, लेकिन वहाँ लगभग 5 से 6 बच्चे ही पहुंचते हैं। वो भी जो बच्चे पहुंचते हैं उनसे काम कराया जाता है। लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति काफी देखी जाती है जहाँ पर बच्चों से काम कराया जाता है, बर्तन धुलाए जाते हैं, झाड़ू पोछा भी कराया जाता है। अभी तक इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि इस विषय पर कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि इसे संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है। लेकिन कार्रवाई देखिए अभी तक नहीं की गई है। क्या आपकी बातचीत उस कार्यकर्ता से हो पाई है जिन्होंने बच्चों के साथ ये काम करवाया, बच्चों से बर्तन धुलवाए? वो क्या कह रही हैं, क्यों ऐसा उन्होंने किया, और यहाँ पे आए दिन इस तरह की स्थिति क्यों बनती है? जो सहायिका रखी गई है, क्या वो आंगनबाड़ी कभी नहीं पहुंचती हैं या फिर हमेशा एब्सेंट रहती हैं? जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना था कि सहायिका आज नहीं आई है, तो सिर्फ आज ही काम करवाया गया है। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये स्थिति लगभग सभी दिनों रहती है। सहायिका सही समय पे आती नहीं और भोजन के बाद वहाँ बच्चे खुद ही बर्तन को धोया करते हैं और साफ सफाई भी वही लोग करते हैं। तो पूरे घटनाक्रम में ये भी है कि जिनकी देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। चलिए ठीक है, देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ एक्शन होता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों से बर्तन धुलवाया गया, उनसे काम करवाया जा रहा है, ये काम बिल्कुल देखिए जायज नहीं है और बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में बोरेबासी पर भ्रष्टाचार के आरोप से माहौल गर्मा गया है। 8 लाख की रोटी और 8 करोड़ की बोरेबासी को लेकर राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, बोरेबासी को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष ने बोरेबासी के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। बता दें कि बोरेबासी का मुद्दा पहले सांस्कृतिक गौरव और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का एक प्रतीक था। अब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से यह केंद्र में फिर से आ गया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता राधिका खेड़ा ने मुद्दा उठाया, राजनीतिक हलचल बढ़ा दी और अब कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। मंत्री नेताम ने तंज कसते हुए कहा है कि सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चलनी से ज्यादा छेद हैं, भ्रष्टाचारी इनके जेल में हैं। मंत्री रामविचार नेताम ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि बोरेबासी के नाम पे कांग्रेस के नेता 8 करोड़ रुपए डकार गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हमसे क्या बात करेंगे। कांग्रेस में इतने चलनी से भी ज्यादा छेद हैं, आकंठ भ्रष्टाचारी लोग, डूबे हुए लोग, वो क्या बात करेंगे? और उन्हीं के समय के एक से किस्से हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के करनी की वजह से, उन्हीं के कारनामों की वजह से आज कितने लोग जेल की हवा खा रहे हैं, जेल की रोटियां पीस रहे हैं, बना रहे हैं रोटी। वो क्या बात करेंगे? हाँ, इतना जरूर है कि हमारे समय में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी, कितनों बड़ा कोई भी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने सख्त निर्देश भी दिया है। सरकार के हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी का भी सख्त हिदायत है कि इस तरह की कहीं भी शिकायत अगर मिलती है तो उसे सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। रामविचार नेताम को सुना कि उनका कहना है 8 करोड़ रुपए का बोरेबासी डकार गए हैं कांग्रेस के नेता। और हमारे साथ तौकीर रजा साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। तौकीर रजा जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए गंभीर आरोप लगा रही है कि 8 करोड़ रुपए की बोरेबासी डकार गए हैं। 5 घंटे का एक कार्यक्रम था और 5 घंटे के कार्यक्रम में 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें क्या आगे जांच होगी, किस तरह से आयोजन की जांच करवाई जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, जांच तो चली रही है, जांच के अलावा दूसरे क्या है, इनके तो सारे भ्रष्टाचारों की जांच चल रही है, सारे भ्रष्टाचारी अंदर भी हो रहे हैं। और हमारी सरकार ने पहले ही वादा किया था, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत माननीय विष्णुदेव साय जी ने वादा जो किया था
कि हम किसी भी हालत में तो एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और वही उसी परिप्रेक्ष्य में सब बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ महातारी को लूटा, खसोटा और निचोड़ा और अपने जेब भरते रहे। और जो है छत्तीसगढ़ का जो है नाम पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में बदनाम हुआ भ्रष्टाचार के नाम से। तो ये समझ में आता है कि इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, और हमारी संस्कृति का नाम ले लेकर ये कोसते रहे और अपने आप को बढ़ाते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोसते रहे कि छत्तीसगढ़ में क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन आज समझ में आता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को का दलदल बना दिया छत्तीसगढ़ को, और इसी कारण से आज छत्तीसगढ़ में हर विभाग में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। हम जांच करते जा रहे हैं, फाइल पे फाइल निकलती चली आ रही भ्रष्टाचारों की। तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं, हमारी सरकार किसी भी हालत में किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। और सर फिर 8 लाख की रोटी को लेकर आप क्या कहेंगे, जो आरोप लग रहे हैं? 8 लाख की रोटी किस कौन से आरोप लगा है? 8 लाख की रोटी मशीन का आरोप लग रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है कि इनका काम है, खुद बोलते हैं ना, एक चोर जो है दूसरे को भी चोर समझता है। इन्होंने चोरी करी, चोरी करते हुए पूरा दलदल बना दिया, चोरी करके भ्रष्टाचार का छत्तीसगढ़ को, और उसके बाद ये दूसरे को भी चोर समझते हैं। अरे साहब, हम चलिए तो ठीक है, अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। अभय नारायण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बताइएगा जो ये आरोप लग रहे हैं कि 5 घंटे का कार्यक्रम होता है मजदूर दिवस पर, और इस दौरान 8 करोड़ रुपए का बोरेबासी जो है खा लिया गया, डकाल ले गया 8 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर गंभीर आरोप। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, गरीब खाएगा, मजदूर खाएगा, गरीबों के लिए कार्यक्रम होगा तो उसका हिसाब किताब करेंगे। अपने मालिक, अपने व्यवसायिक, अपने औद्योगिक मित्र अडानी के ऊपर कितने 1000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, कितने इनके मित्र कितने 1000 करोड़ लेकर विदेश भाग गए बैंकों का पैसा, उस पर सवाल नहीं उठेगा। सवाल गरीबों के भोजन, सवाल गरीबों की थाली, सपोर्ट करके यहाँ से लेके सवाल गरीबों की थाली, सवाल गरीबों का भोजन, और उस पर सवाल उठाएंगे। आप चले गए कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करने, रोटी के लिए मशीन खरीदेंगे, 32,000 का चेक खरीदेंगे, 70,000 का टिफिन खरीदेंगे, ये केवल और केवल। चलिए ठीक है, जब जांच होगी तो हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत के लिए। अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की बेहद महत्वपूर्ण खबर। अगर आप रायपुर में रहते हैं तो 13 सितंबर यानी कि कल सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। 5 लाख से ज्यादा लोग कल रायपुर में प्रभावित होंगे। नगर निगम भाटागांव चौक के पास 150 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन में लीकेज का मरम्मत का काम होगा। इसकी वजह से करीब 10 घंटे का शटडाउन होगा। तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, एक बार नजर डाल लीजिए किन इलाकों में पानी नहीं पहुंचेगा। मेंटेनेंस के दौरान शहर में 32 पानी टंकियां, जिससे पानी का सप्लाई बाधित होगा। जानकारी के मुताबिक मरम्मत का काम आज यानी कि 12 सितंबर की रात से शुरू होगा, और इसके चलते 13 सितंबर की सुबह 150 MLD और 80 MLD प्लांट से भरने वाली टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे शहर के कई वार्डों में पानी नहीं पहुंचेगा। रायपुर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरसिंह फणिन ने बताया कि मरम्मत का काम होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं होगी, तो 10 घंटे का करीब कल शटडाउन होगा। और कौन से इलाके प्रभावित होंगे, किन टंकियों में पानी नहीं पहुंचेगा, जानते हैं। संवाददाता मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। मनीषा, बताइएगा कि 10 घंटे का शटडाउन है, कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे? राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की जो पहल है वो बीते कई सालों से की जा रही है, लेकिन पाइपलाइन एक ऐसा रोल निभाया है जिसकी वजह से राजधानी वासियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना बीते कई समय से करना पड़ रहा है। अब ऐसे में एक बार फिर से जो है वो राजधानी रायपुर के कई इलाकों में जो है वो शटडाउन किया जाना है, पानी सप्लाई जो है वो बंद रहेगी, जिसके लिए 32 पानी टंकियों में जो है वो पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए राजधानी वासियों को आज शाम से ही जो है वो अल्टीमेटम दे दिया गया है, और कल 10 घंटे के आसपास जो है वो पानी सप्लाई नहीं रहेगी। भाटागांव के वाटर प्लांट में लीकेज की समस्या जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अब ये लीकेज जो है वो राजधानी के अलग अलग पाइपलाइन से जो है वो जुड़ा हुआ है, जो पानी की टंकियां हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे में जोरा हो जाए, लाभांडी हो जाए, शंकर नगर हो जाए, टाटीबंद हो जाए, गुढ़ियारी हो जाए, या फिर राजधानी रायपुर के और जितने इलाके हैं ये पानी तो कुल मिला के 5 लाख से ज्यादा लोग मनीषा प्रभावित होने वाले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NH 24/7 के साथ। नमस्कार।